नमस्कार, आप देख रहे हैं वैन न्यूज और मैं वैन न्यूज के साथ पवन चौहान। साथियों, लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रही हैं और आज हमारी जो लाइव बातचीत में जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस। और साथियों, अगर मैं बात करूं कांग्रेस के जो हैं दिग्गज नेता हैं और थानेसर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, थानेसर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से जो है प्रमुख दावेदार हैं और बेबाक बातचीत के माहिर। तो आइए सर से लाइव बातचीत करके विशेष मुद्दों पर जो है थोड़ी लाइव बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है वैन न्यूज में। धन्यवाद। जी सर। तो सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा, जो केंद्र सरकार ने अभी दावा किया है कि 200 रुपये सिलेंडर की कीमत को घटाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इसको गरीबों से राहत मिलेगी इसको? देखिए पवन भाई, जहाँ तक केंद्र सरकार का फैसला है जो रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार ने लिया है, मोदी सरकार ने लिया है कि 200 रुपये गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार पीछे एक लंबे समय से जनहित के मुद्दे उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, रोजगार का मुद्दा उठा रही है, उसका दबाव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर देखने को आया है, मिलता है। और 200 रुपये जो दाम प्रति गैस सिलेंडर कम किए हैं, मैं इसको ऊंट के मुंह में जीरे की संज्ञा देता हूं। कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, कि अब देखिए साहब 9 साल में दाम बढ़ाए जाते हैं कितने, 400 रुपये से 1150 रुपये का सिलेंडर होता है। 9 साल में 750 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ाकर और चुनावी वर्ष में 200 रुपये घटा देना, तो ये मैं कहता हूं कि जनता के मुंह पर एक तमाचा मारने जैसी बात है, उसके घाव को कुरेदने जैसी बात है। जहां तक महंगाई का सवाल, आपने इससे फर्क किया, गरीबों को राहत मिलेगी। देखिए राहत तो ये है पवन भाई कि 1 रुपया भी अगर किसी को मदद मिल जाती है, एक शख्स जिसको 100 रुपए की जरूरत है, एक शख्स जिसको 200 रुपए की जरूरत है, अगर उसको कहीं से 1 रुपया भी मिल जाता है तो राहत तो उसमें भी मिलती है, मदद तो वो भी होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस शख्स को कितनी मदद की जरूरत है और सरकार कितनी मदद कर रही है। जिस तरीके के हालात आज हिंदुस्तान में बने हैं, भूखमरी के हालात हैं, रोजगार लोगों के पास नहीं है, सरकारी नौकरियां गायब कर दी गई हैं, सरकारी भर्तियां नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी प्राइवेट सेक्टर तक में छटनी की जा रही है। ऐसे हालात में सिर्फ गैस सिलेंडर में 200 रुपये घटा करके, दाम कम करके, और अपने आप में बड़ा तीसमारखा बन लेना, जनता का हितैषी बन लेना, एक जनता के साथ भद्दा मजाक है। अगर सरकार की नीयत में कहीं हम सकारात्मक सोच माने सरकार की, या ये कहें कि सरकार की नीयत अच्छी थी, तो सरकार की नीयत तो डीजल और पेट्रोल के दाम पर अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई का सीधा जो असर होता है वो पेट्रोल और डीजल के दाम से पड़ता है। वो सरकार घटाती नहीं है, अब तक नहीं घटाए हैं। लेकिन मेरा यह दावा है आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले चंद दिनों में नरेंद्र मोदी साहब मजबूर होंगे इस गैस के जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता के मुद्दे उठाए हैं, ये ठीक है कि पहले कुछ समय के अंदर लोगों के अंदर जैसे कहते थे ना कि मोहपास में वो बंधे हुए थे नरेंद्र मोदी के, लेकिन धीरे धीरे वो मोहपास टूटा है, वो सपना बिखरा है लोगों का, जो मोदी की तरफ से देख रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ करके जाएंगे, तो वो टूटा है। और उसका परिणाम ये आया कि आज जनता नरेंद्र मोदी की हकीकत को समझ चुकी है कि सिवाय जाति धर्म की राजनीति करने के ये लोग और कोई काम करते नहीं है। अब जनता समझ रही है और उसी का दबाव है, उसी का दबाव है कि 200 रुपये घटाए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 200 रुपये से काम चलने वाला नहीं है। आप कम से कम अब देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है वहां पर। तो जब राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल सकता है, और एक और बताऊं पवन भाई, मैं वहां पे सिलेंडर चुनावी वर्ष में नहीं मिल रहा, जब से सरकार आई है कांग्रेस की, वहां पर 500 रुपए प्रति सिलेंडर मिलता है। तो जब कांग्रेस सरकार वहां पर सिलेंडर के 500 रुपए में दे सकती है, तो केंद्र सरकार को देने में क्या दिक्कत है? तो ये सरकार को हकीकत समझनी चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये इस देश की जनता की जीत है।
देखिए सर, एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 की जो 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, मुझसे उसके लिए इस देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है और इसका पूरा श्रेय निश्चित तौर पर इस देश के वैज्ञानिकों को जाता है। बेशक हमारे साहेब जो प्रधानमंत्री हैं वो जितना मर्जी बोल रहे हैं, वो नेहरू जी को गालियां देते हैं। देखिए, एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूं, कोई भी सरकार आती है काम करने के लिए बनती, कोई ना कोई संस्थान बनाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ संस्थान बनाए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, अटल जो अपना राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। इन लोगों ने देश में कुछ ना कुछ संस्थान खड़े किए। नरेंद्र मोदी लगातार पहले दिन से, या यूं कहूं कि अपने पैदाइश से ही जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते थकते नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया है कि इसरो में वैज्ञानिक कब है, जब इसरो की स्थापना कर दी गई। वरना मोदी साहब तो शौचालय तक सीमित है भाई, सिर्फ शौचालय तक सीमित है। इसरो की स्थापना हुई, उसमें साइंटिस्ट बने, लोगों ने वहां पर प्रयोग किए और वहां से चीज करके वैज्ञानिक निकल करके आए और इसरो के वैज्ञानिकों ने ये काम किया, जिसके ऊपर पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को गर्व है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, मैं वैसे ना कहता, अगर मोदी साहब नेहरू जी को गालियां ना देते या नेहरू जी को इस देश के हर काम के लिए जिम्मेदार ना ठहराते, किसी भी काम में ले लेते हैं, वो उनके तो दिन ही शुरुआत जो होती है मोदी जी की, नेहरू को गाली देने से शुरू होती है। और जब रात को वो सोते हैं, वो नेहरू जी को गाली दे करके ही सोते हैं। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उन्हें शायद खाना हजम नहीं होता या उनको कुछ परेशानी रहती है कि जब तक नेहरू को गाली नहीं देंगे उनको मानसिक रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए यहां पर जिक्र करना जरूरी बन जाता है। अगर ये आम बात होती तो मैं नहीं करता, अगर मोदी जी नेहरू को गालियां नहीं देते तो मैं कभी ना करता जिक्र। लेकिन क्योंकि जो अपने मोदी साहब है वो तो सिर्फ नेहरू को गालियां देने तक सीमित है, इसलिए मैं जिक्र करना चाहूंगा इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के आम नागरिक के लिए, कि ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। उसमें वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने यह कारनामा करके दिखाया जिस पर पूरे हिंदुस्तान को फक्र है। तो अगर हिंदुस्तान की जनता उस इसरो पर फक्र करती है, वैज्ञानिकों पर फक्र करती है, तो उसकी स्थापना करने वाले पर भी हमें गर्व है, हमें मान है, हमें प्राउड है उसके ऊपर कि उस व्यक्ति ने कब 1963 के अंदर ये सपना देखा और 2023 में उस सपने को साकार हुआ और आज भारत का जो नाम है वो पूरी दुनिया में हुआ है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि नेहरू जी का हाथ रहा है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को, इसरो के वैज्ञानिकों को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना हुआ है, क्या यह जो है नरेंद्र मोदी जी इसका सामना कर पाएंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी इसका सामना नहीं कर पाएगा भाई। गठबंधन, जैसे आपने अभी कहा है कि इंडिया के नाम से ये गठबंधन बना है और बहुत सोच समझ करके बना है, वक्त की नजाकत है। आज दौर है कि गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, तो उसमें सबके लिए जरूरी था। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने जो लोग इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, 26 दल अभी तक शामिल हुए थे, शायद कुछ और लोग आज शामिल वहां होंगे बॉम्बे में जो मीटिंग चल रही है। उन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि इस देश की रक्षा। मोदी जी तो एक बात कहते हैं कि मुझे हटाने के लिए, पहली बात तो मोदी जी है ही नहीं कहीं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि मुझे हटाने के लिए, मेरे से डर के। ना तो कोई मोदी से डरा है, ना ही कोई मोदी को हटाने के लिए आया। एनडीए की सरकार है। कुछ लोग इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भाजपा के लोग अंधभगत, वो कहते हैं कि अकेले मोदी के खिलाफ 26 दल इकट्ठा हुए। तो मैं इस देश के तमाम नागरिकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अकेले की सरकार आज भी नहीं है। आज भी 38 दल, 38 राजनीतिक पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही हैं। नरेंद्र मोदी अकेले कहां से हुए भाई? तो किस बिना पर वो कहते हैं कि अकेला चलता है? कई बार कहते हैं ना कि शेर अकेला चलता है। शेर तो अकेला चलता है, पर कोई शेर हो तो अकेला चलेगा ना। नरेंद्र मोदी जो खुद के भाजपा के समेत, भाजपा से अलग
37 पार्टियों की सरकार साथ लेकर के चलते हैं। और ये 26 दलों का जो गठबंधन बना है उस पर सवाल उठाते हैं कि 26 इकट्ठे हो गए साहब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई 26 ज्यादा होते हैं कि 38 होते हैं? और 38 का मुकाबला करने के ये लोग आए हैं। और सवाल 38 का अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान की सरहदों का है, सवाल हिंदुस्तान में फैलती बेरोजगारी का है, सवाल हिंदुस्तान में फैलती महंगाई का है, सवाल हिंदुस्तान की बदहाली का है कि किस तरीके से, सवाल इस बात का कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस देश के सरकारी संस्थान को, एक एक संस्थान को बेचने का काम किया है। रेल को बेचा गया, एलआईसी को बेचा गया, बीएसएनएल को बेचा गया, प्लेटफॉर्म बेचे गए, एयर इंडिया बेची गई, तमाम प्रकार के जो सरकारी संस्थान थे, बड़े बड़े संस्थान थे। और अभी अभी आपने चंद्रयान का जिक्र किया, तो मैं अभी तक भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की नजर शायद इसरो पर नहीं पड़ी थी, वरना तो वो तो इसरो को भी अडानी का नाम कर देते। और आज हिंदुस्तान के जो लोग इसरो का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का नाम लेते हैं, तो अडानी का नाम लेते हैं। तो ये जो काम जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने का ठेका लिया और 2 घरानों को आबाद करने का जिन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, उससे छुटकारा दिलवाने के लिए, हिंदुस्तान के नौजवान के रोजगार के लिए, हिंदुस्तान को महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए, हिंदुस्तान की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए। आज चीन कहां पहुंच चुका है, पाकिस्तान तक हमें आंखें दिखा देता है, और पाकिस्तान तो क्या दिखाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर के तो वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को डराते हैं। इन चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ दलों ने पहले फैसला लिया कि क्यों ना इकट्ठा मिलकर के अपने निजी हित छोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे दूसरी पार्टियां थी, सबने एक फैसला लिया, सामूहिक फैसला लिया कि जिस दल को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार होगा वो अपने निजी हितों को छोड़ करके, देखिए हर दल को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये तो तय है। जहां एक एक आदमी, कांग्रेस थी, कांग्रेस अकेले लड़ती तो 543 सीटों पर लड़ती। अगर आज हिस्सेदारी की बात है तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अपने हक का बलिदान करने को तैयार है इस देश के लिए। तो सबने मिलकर के एक एजेंडा सेट किया, तय किया कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, किस तरीके से देश को अंदर से खोखला कर रही है, किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को हाथों में आज सत्ता सौंपी जा रही है, उससे निजात दिलाने के लिए ये गठन किया गया, जिसका नाम इंडिया रखा गया। और परिणाम कि नरेंद्र मोदी सामना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मोदी साहब तो कहते हैं कि इंडिया सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन मोदी साहब भूल चुके हैं कि इंडिया तो हर दौर में हर बुराई का सामना करते आया है और आज मोदी साहब का सामना भी करेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब को पानी मिलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब इस गठबंधन का सामना नहीं कर पाएंगे। और जिसका पहला परिणाम ये आप मान सकते हैं कि 200 रुपए सिलेंडर के दाम नरेंद्र मोदी जी किसी कीमत पर घटाना नहीं चाहते थे, मजबूरी में, क्योंकि जिद का वो इंसान जो है ना, जिद से बना हुआ इंसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ऐसा किया, मेरे ऐसे होंगे, मैं यूं करूंगा। वो मैं से बाहर नहीं निकलता। जो शख्स मैं से बाहर नहीं निकलता उसके दोबारा 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटाना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए छोटी बात भी नहीं है। तो ये पहला एक परिणाम आप कह सकते हैं, जैसे रुझान आते हैं ना चुनाव के परिणामों के, ये पहला रुझान है। और मैंने अभी पहले कहा आपको कि कुछ दिनों के अंदर अंदर डीजल और पेट्रोल के दामों में भी नरेंद्र मोदी जी कटौती करने पर मजबूर होंगे। ये इंडिया की ताकत है, ये जो अपोजिशन, जो विपक्षी दल है, ये उनकी ताकत है। ये राहुल गांधी की ताकत है, जो लगातार पिछले लंबे अरसे से कितने ही उन पर हमले हुए, कितने ही इल्जाम लगे, लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई, उनको जेल भेजने की कुचेष्टा की गई, लेकिन राहुल गांधी बिना दबे, बिना झुके, बिना डरे, बिना रुके लगातार हिंदुस्तान के लोगों की आवाज उठाते रहे। तो कहीं ना कहीं परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए सर, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग खुश है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग खुश है, लेकिन वो वर्ग कौन सा है? वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन तो आए, पर किसके आए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उन लोगों के अच्छे दिन आए, प्राइवेट कंपनियों के अच्छे दिन आए। तो ठीक यही बात खट्टर साहब कहते हैं कि हर वर्ग खुश है। वही खुश है ना जो भाजपा से संबंधित है, वही लोग खुश हैं तो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। वही लोग खुश हैं जो हिंदुस्तान के आम नागरिक को भूखा मरते देखकर खुश होते हैं।
वही लोग खुश हैं जो हिंदुस्तान के नौजवान को हिंदुस्तान से बाहर जाते देख करके खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। वही लोग खुश हैं खट्टर सरकार से जो लोग हिंदुस्तान की तबाही का तमाशा देखना चाहते हैं, वो लोग खुश हैं। वरना तो आप देख लीजिए साहब, पूरे हरियाणा में, हरियाणा की बात अगर आप करें, खट्टर साहब हरियाणा की बात करते हैं, नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, आशा वर्कर की हड़ताल, महिलाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जिनमें कभी मुझे पता चला है कि एक आशा वर्कर की जो है वो मृत्यु भी हुई है लाठीचार्ज के बाद। 1 दिन के बाद लाठीचार्ज होने के ऊपर और 2 दिन बाद उसकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है उस बहन की। मैं उनको अपने श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा। आशा वर्कर की हड़ताल होती है, क्लर्क की हड़ताल होती है। ऐसा कौन सा तबका है, भी थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी में हड़ताल थी, ऐसा कौन सा तबका है जिसकी हड़ताल ना हो? कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। हर कर्मचारी संगठन जो है वो हड़ताल पर है, सरकार के खिलाफ है, व्यापारी सरकार के खिलाफ है, कर्मचारी सरकार के खिलाफ है। किसान कसम खा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शख्स को, किसी भी नेता को गांव में घुसना नहीं दिया जाएगा। 2022 तक डबल आय की बात करी थी, आय डबल नहीं हुई, लेकिन किसान का खर्चा डबल हो गया। तो भाई कौन से खुश है? वो एक देसी कहावत है ना, बोला कबूतर अगर बिल्ली को देख करके आंख मूंद ले तो इसमें बिल्ली का दोष थोड़ा ही है। तो खट्टर साहब इसी तरीके से आंख मूंद के बैठे हैं, उन्हें सपने में सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा हो। देखिए खट्टर साहब, वक्त बताएगा, चुनाव आएगा, पता लग जाएगा कितने लोग खुश हैं, कितने राजी हैं। देखिए सर, पिछले दिनों आपके जो है दीपक बाबरिया जी से बातचीत हुई, प्रभारी हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में, तो क्या बातचीत हुई, क्या शेयर करना चाहेंगे? पवन भाई, वो पार्टी संगठन को लेकर के बात थी हरियाणा में। जिस प्रकार से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि प्रभारी बदलते हैं तो संगठन के लिए बात करते हैं, आते हैं। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में है, तो लोकसभा के हिसाब से आदरणीय बाबरिया जी जो है वो हरियाणा के जब से प्रभारी बने हैं तो उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ाया जाए, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की जाए। और सबसे अच्छी बात जो है, जो दीपक बाबरिया जी हैं वो नेताओं से बातें कम कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का जो मूल वर्कर है, कांग्रेस का जो बेस वर्कर है, जहां से कांग्रेस चलती है, जिस आदमी के खून में कांग्रेस है। यहाँ पर 2 तरीके के कांग्रेसी होते हैं, कि खून में कांग्रेस होती है और एक में कांग्रेस का खून हो, तो वो इस तरीके से चलता है। तो वो लोग, वो जो लोग हैं उनसे बातें कर रही हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा का नंबर आया तो हम भी मिले थे, हमने भी अपनी बातें रखी हैं। और मूल बात देखिए भाई, वही बात है कि सारी बातें कैमरे पर बताने वाले होती नहीं है, कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक उनका संदेश है बिल्कुल साफ है। जन भावनाओं की कदर वो कर रहे हैं, करेंगे। और जन भावनाएं आज हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर ये है कि कांग्रेस का जो मूल वर्कर है, कांग्रेस का जो असली वर्कर है, उसका तवज्जो देनी होगी। ठीक है भी, कांग्रेस एक राजनीतिक दल होता है, उसमें कोई भी लोग आते हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, कुछ आते भी हैं, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। सबका अपना अपना आधार होता है, बड़े लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, आम कार्यकर्ता भी आता है और बड़े नेता भी आते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम में से भी कुछ लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन जो दल अपने, जो उनके मूल साथी हैं, मूल वर्कर जिनको कहते हैं, साथी कहते हैं हम, वर्कर तो एक अलग चीज होती है कि वर्कर की कोई तनख्वाह तो किसी को देते नहीं, तो साथी होता है जो कांग्रेस का जो साथी है, जिससे जो कांग्रेस में पैदा हुआ है, जिसने कांग्रेस को अपने लहू से खींचा है। तो ऐसे लोगों को, ये लोगों की, जनता की भावनाएं थी, वहां पर हुई हैं। लोगों ने कहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यही बात कही है, साथी ने आवाज उठाई है कि कांग्रेस के जो मूल वर्कर है, मूल साथी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को अपने खून से सींचा है, पसीने से सींचा है, कांग्रेस के लिए मेहनत की है, तो उन लोगों को तवज्जो दी जाए। और बाबरिया जी ने बिल्कुल भरोसा दिलाया कि बिल्कुल संगठन हो, सरकार हो, जो भी आगे का प्रोसेस चलेगा वो बिल्कुल सबको साथ लेकर के चलेगा, सभी लोग उसमें साथ होंगे। और कांग्रेस निश्चित तौर पर 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और विधानसभा में हरियाणा में कांग्रेस से सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। ये मेरा दावा भी और मेरा वादा भी है। धन्यवाद। तो साथियों, बने रहिए बैंक न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी नई खबर और ऐसे ही अनुभवी चेहरों से आपकी रोज मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद।